Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे अपना लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की हम स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण से. तो क्या है भाई ये स्वच्छ सर्वेक्षण? सर्वेक्षण क्या होता है भाई? सर्वे करना है ना. सर्वेक्षण कहाँ से आएगा? सर्वे वर्ड से आएगा, है ना. तो बेसिकली जितनी भी स्वच्छता है, जितनी भी क्लीननेस सैनिटेशन की क्वालिटी है, उसको हम सर्वे करेंगे, है ना. तो कौन कंडक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. ये दोनों आपको एकदम मुंह पे रटा होना चाहिए कि कौन कर रहा है, ठीक है. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो कंडक्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना. इसमें हम क्या करेंगे? सिटीज़ को एनकरेज करेंगे ताकि वो अपना जो सैनिटेशन है, अर्बन सैनिटेशन है, उसको इम्प्रूव करें, उसको और अच्छा करें, है ना. वाइल एनकरेजिंग अ लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन. एक बात याद रखना, कभी भी आप कोई स्कीम के बारे में अगर लिख रहे हो या मतलब कोई ऑप्शन है क्वेश्चन में कि जिसमें ऐसा लिखा हो कि ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेशन हम करेंगे, सिटीज़न के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे, वो तो जनरली सही होगा. क्यों क्यों सही होगा? अब देखो ये लॉजिक क्यों है, क्यों ये सही होगा. क्योंकि देखो पहले हमारे कंट्री में प्लानिंग कमीशन था, है ना. प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आया, है ना. नीति आयोग को लाने का मकसद क्या था? कि भाई हम ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेशन को हम मेंटेन कर पाएँ, बॉटम अप अप्रोच को हम मेंटेन कर पाएँ, है ना. हम एक्चुअली में जाके देखें कि प्रॉब्लम क्या है ना. और आजकल जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वगैरह आ रही है ना, वो सारे में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोकल लोगों को हम गवर्नेंस में लाएं. मतलब हम लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन के थ्रू ही हम सक्सेस अचीव कर पाएंगे, ठीक है. तो कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे, तो वो जनरली ऐसे बिना देखे सही मार देना, वो तो मतलब जनरली सही होता ही है 90% ऑफ द टाइम, है ना. और हम इसमें क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे सस्टेनेबिलिटी. जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं उसका सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेंगे ताकि हम गार्बेज फ्री और ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज़ बना पाएँ, है ना. और प्रोवाइड क्रेडिबल आउटकम्स विच वुड बी वैलिडेटेड बाय थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन. थर्ड पार्टी के थ्रू हम सर्वे कराएंगे, है ना. इंस्टीट्यूशनलाइज कराएंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को थ्रू ऑनलाइन प्रोसेसेस एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स मेकिंग टाउन्स एंड सिटीज़ मोर हैबिटेबल एंड सस्टेनेबल. समझ में आया? जो भी सिटीज़ और जो भी टाउन्स और सिटीज़ हैं उनको हम बेटर बनाएंगे बेसिकली सैनिटेशन के पिलर पे, ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंडर पहला जो हमारा स्कीम आता है दैट इज़ सरल जीवन बीमा, है ना. अब नाम में देखो क्या है? जीवन बीमा. जीवन मतलब लाइफ, बीमा मतलब इंश्योरेंस. तो लाइफ इंश्योरेंस है बेसिकली, है ना. तो ये बेसिकली है भी लाइफ इंश्योरेंस. नाम से पता चल गया लाइफ इंश्योरेंस है. तो ये लाइफ इंश्योरेंस है जो IRDA प्रोवाइड कर रहा है ना. तो बेसिकली ये क्या है? ये टर्म इंश्योरेंस है ना. तो अगर आपकी अगर डेथ हो जाती है तो उसमें बेसिकली आपको ये पैसा मिलेगा, जो भी प्रीमियम होगा वो मिलेगा, है ना. एलिजिबिलिटी क्या है? 18 to 65 ईयर्स ऑफ के एज के इंडिविजुअल्स इसमें एनरोल कर सकते हैं. पॉलिसी टर्म 5 साल का हो सकता है और मैक्सिमम 40 ईयर्स का हो सकता है. और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 70 ईयर्स की होगी, है ना. 70 ईयर्स के बाद आप पॉलिसी नहीं करा सकते, ठीक है. सम कितना इंश्योर्ड है? मिनिमम 5 लाख से मैक्सिमम 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड है ना. कुछ कुछ केसेस में 25 लाख के ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है. और इसमें जो भी इवेंट्स हैं जिसके थ्रू डेथ हुआ उसमें एक चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है दैट इज़ सुसाइड. तो मतलब अगर सुसाइड के थ्रू डेथ हुई है, मतलब खुद ही से ही टांग लिया है ना, तो उसमें आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, ठीक है. तो उसमें इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता है, सुसाइड को ये कवर नहीं करता है ना. पेमेंट ऑफ द सम इंश्योर्ड इन लमसम. लमसम में मिलेगा टू द नॉमिनी इन केस ऑफ इंश्योर्ड डेथ, है ना. तो ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एकदम पूरा का पूरा पैसा एक साथ आपको मिल जाएगा, है ना. कोई भी मैच्योरिटी इसमें बेनिफिट नहीं है. मान लो आप अगर मरे नहीं, आपका पॉलिसी ख़त्म हो गया है ना, तो आप अगर मतलब सॉरी अगर जो भी बेनिफिशियरी है ना, उसकी डेथ नहीं होती है मान लो, है ना, तो कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा मैच्योरिटी में, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस है ना. नीदर विल देयर बी एनी सरेंडर वैल्यू नॉर कैन एनी लोन बी टेकन अगेंस्ट द प्रोडक्ट, है ना. तो लोन वोन भी आप इसके अगेंस्ट नहीं ले सकते, है ना.
उसके बाद ऑप्शनल एक्सीडेंट बेनिफिट और परमानेंट डिसेबिलिटी वाला, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है, उसमें भी ये मिल जाएगा, है ना। एक्सीडेंट के थ्रू अगर हुआ हो या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होगी हो तो उसमें भी आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इतनी सारी स्कीम्स है मार्केट में, इतनी सारी इंश्योरेंस स्कीम है, तो फिर एक अलग सी स्कीम निकालने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो इसका आंसर भी इसी चीज़ में है, क्योंकि देखो इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी स्कीम है कि कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, है ना। मतलब SBI ये लॉन्च कर रहा है, ICICI ये इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है, मतलब इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि भाई हम अब आएंगे और हम एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस निकालेंगे, है ना, ताकि एक सबके पास एक कम से कम स्टैंडर्ड इंश्योरेंस तो हो ही हो, ठीक है। तो उस वजह से इस इंश्योरेंस को लाया गया है। नाम से ही देखोगे सरल, सरल मतलब ये सिंप्लीफाई कर देगा इंश्योरेंस को, है ना। आपके पास टन्स ऑफ ऑप्शंस होंगे इंश्योरेंस कराने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करके आप बस ये सिंपल एक ये सरल जीवन जीवन बीमा करा लो, बस काफ़ी है ना। तो ताकि कंफ्यूज ना हो आप ज़्यादा और एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो पाए इंश्योरेंस में, ठीक है। तो ये मकसद था इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ वन धन वन धन विकास केंद्र, है ना। अब नाम में देखते हैं, हम नाम से जज करते हैं क्या होगा ये वन। वन क्या होता है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बोलते हैं वन, है ना। फॉरेस्ट को बोलते हैं वन। धन, फॉरेस्ट का धन मतलब, धन मतलब क्या होता है यहाँ पे, धन का कंटेक्स्ट क्या है कि फॉरेस्ट का जो एसेट्स हैं, जैसे आप फॉरेस्ट से टिम्बर निकालते हो, है ना, टिम्बर निकालते हो, या फिर फ्लावर्स निकालते हो, वो फ्लावर से बेसिकली फिर सेंट बनती है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली धन है ना वहाँ से, ये इससे तो आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें जो भी नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हैं, या फिर जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ आप लेते हो एज अ फ्यूल यूज़ करते हो, तो वन का धन वो हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम विकास करेंगे, विकास मतलब डेवलपमेंट करेंगे, है ना। डेवलपमेंट करेंगे और उसके लिए एक केंद्र बनाएंगे, केंद्र मतलब कोई सेंटर होगा, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट का जो धन है, उसको उसके डेवलपमेंट के लिए हम कुछ केंद्र सेंटर बनाएंगे, उसको हम बोल रहे हैं वन धन विकास केंद्र। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली जो ट्राइबल गैदरर्स होते हैं, है ना, जो ये फॉरेस्ट का प्रोड्यूस गैदर करते हैं, उनका स्किल हम बढ़ाएंगे, है ना। उनका स्किल बढ़ाएंगे और उनका लाइवलीहुड बेसिकली बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे वो हम देखते हैं, है ना, कैसे बढ़ाएंगे वो सब देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखो कि मणिपुर को इसमें चैंपियन स्टेट का दर्जा मिल गया है वन धन स्कीम के अंदर, ठीक है। तो कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चैंपियन स्टेट का टैग किसको मिला है, तो दैट इज़ मणिपुर, है ना। अब इसमें एम क्या है इसका, इसमें एम है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, जो मैंने अभी बताया, जितने भी नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हैं, जितने भी नॉन टिम्बर प्रोड्यूस होते हैं ना, उसको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। तो जो भी नॉन टिम्बर है और फ्लावर्स वगैरह ये सब होते हैं ना, लकड़ियाँ हैं थोड़ी बहुत, तो वो सब जो है सीड्स हो गए, है ना। तो दीज आर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको उसको हम प्रमोट करेंगे, ताकि वो मतलब क्या करने वाले हैं हम, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये लोग ट्राइबल लोग गैदर करते हैं, उस उसके उसी के बेसिस पे हम इनका लाइवलीहुड को एनहेंस करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लो आप किसी चीज़ के सीड कलेक्ट कर रहे हो, है ना, कोई भी ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं वो सीड कलेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे भी तो हो सकता है, हम इस सीड को क्या करें, हम सीड को एक पैकेट में पैक करके एकदम बढ़िया से ब्रांडिंग करके और फिर मार्केट में बेचें, है ना। मार्केट में बेचें तो जिनको ये प्लांट उगाना होगा वो ये सीड को खरीदेंगे ऐसे, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे इनकम जनरेट हो गया, लाइवलीहुड जनरेट हुआ, है ना। तो ये चीज़ को करने के लिए हमारा क्या है, वन धन विकास जो इनिशिएटिव आया है वो यही करने के लिए आया है। तो ये कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो उसका नोडल डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पे, और ट्राइफेड जो है वो उसकी नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये याद आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो नोडल डिपार्टमेंट है, और जो ट्राइफेड है वो नोडल एजेंसी है इसकी नेशनल लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे कौन इंप्लीमेंट करेगा, स्टेट की नोडल एजेंसी होगी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोवाइड करेगी, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे जो इसको इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, है ना। ये तो हो गया स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो देखो लेवल से इसमें डिफाइंड है, सेंटर पे कौन है, सेंटर पे कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद अगर हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो कौन है, ट्राइफेड नोडल एजेंसी है, ठीक है। स्टेट लेवल पे देखोगे तो स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और फिर डिस्ट्रिक्ट के भी नीचे जब जाओगे रूरल एरियाज़ में तो कौन होगा, तो मैनेजिंग कमेटीज़ होंगी। तो ये जो मैनेजिंग कमेटीज़ होंगी वो क्या करेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मैनेज करेंगी, ठीक है। तो इन मैनेजिंग कमेटीज़ में बेसिकली कौन कौन होंगे, इन मैनेजिंग कमेटीज़ में बेसिकली वन धन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वन धन SHGs के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो होंगे, है ना। और ये वन धन विकास केंद्र करेगा क्या, ये वन धन विकास केंद्र बेसिकली क्या करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करेगा। तो बेसिकली 10 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाया जाएगा, और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम 30 ट्राइबल गैदरर्स होंगे जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं। समझ में आ रहा है।
10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 30 जो हैं वो बेसिकली ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट जो ट्राइबल गैदरर्स हैं उनको इसमें रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद फीचर्स स्कीम के देख लेते हैं हम शॉर्ट में। तो 10 SHGs होंगे, 30 ट्राइबल गैदरर्स होंगे हर एक SHGs में। इनको कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, वर्किंग और ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाएगी, है ना। फिर इनका मार्केट से इंटीग्रेशन भी करवाना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट्स तो आपने बना लिए, कलेक्ट कर लिया, उसको मार्केट में बेचेंगे कैसे? तो उसके लिए भी सप्लाई चेन होना चाहिए। तो वो उस पर उसको इनहांस करेगा। टू फॉर्म क्लस्टर्स टू एग्रीगेट एंड स्टोर एंड लिंक विद फैसिलिटी ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग इन वंदन विकास केंद्र। तो बेसिकली वंदन विकास केंद्र जो है ना वो एक सेंटर है जिसके थ्रू जो ट्राइबल लोग हैं, है ना, उनका मार्केट में प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है। तो ये जो बीच में कोऑर्डिनेटिंग चीज़ है, दिस इज वंदन विकास केंद्र, है ना। बिग कॉर्पोरेट्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम कर पाएँ ट्राइबल्स के साथ। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को हनी, है ना, मेरे को हनी का ऑर्गेनिक ब्रांड बनाना है। ठीक है। मेरे को हनी का ऑर्गेनिक ब्रांड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, मान लो जैसे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे मैं ट्राइब्स के साथ कोलैबोरेट करूँगा कि भाई आप जो है वो ऑर्गेनिक हनी निकालिए और मेरे को स्टोर करके दीजिए, है ना। तो फिर मैं उसको ब्रांड करके आगे बेचूंगा। तो ये मैं एज अ कंपनी डील कर रहा हूँ डायरेक्ट इनसे, है ना। तो इससे भी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी हम इनको लाइवलीहुड इनहांस इनका कर सकते हैं। ठीक है। ये है। उसके बाद अगले कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज़ टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। क्या है ये टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव? तो ये बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लो कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो ट्राइफेड ने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम बेसिकली, अब देखो इसमें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है। तो बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनका हम स्किल डेवलप करेंगे किस चीज़ में, एंटरप्रेन्योरशिप में, है ना। ताकि जो मैं हनी की बात कर रहा था, जैसे आपसे मैंने हनी की बात करी है ना, तो ट्राइबल्स खुद ही से हनी लेके खुद ही से एक एंटरप्राइज बना के उसको बाहर बेचें। इस टाइप का हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा ट्राइबल्स का विद अ फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, IT, बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू SHGs एंड ऑपरेटिंग थ्रू वंदन विकास केंद्र, है ना। तो ये जो स्कीम है ये इसके साथ इंटीग्रेटेड ही है, अलग अलग नहीं है। वंदन विकास केंद्र के साथ ही कोऑर्डिनेट करके ये स्कीम चलेगी, है ना। उसके बाद अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ट्राइफेड IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन है उन्होंने इस इनिशिएटिव को मतलब लॉन्च किया था, है ना। क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग करनी, लॉकडाउन है, तो इसको लॉन्च किया था, है ना। अब ट्राइफेड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है ट्राइफेड, है ना। ट्राइबल फेडरेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये क्या है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है जो ट्राइबल्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए काम करती है ना। तो इसमें बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं, जो उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है और जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको उसके ट्रेड को बेसिकली ये मैनेज करती है। जस्ट अ मिनट। उसके ट्रेड को ये बेसिकली मैनेज करती है ना। तो कब इस्टेब्लिश हुई थी ये इस्टेब्लिश हुई थी 1987 में, है ना। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। जो ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये बेसिकली काम करती है ना। मार्केट डेवलपमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब करती है ना। मार्केट डेवलप करती है, ट्राइबल्स का सर्विस प्रोवाइड करती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ MFP थ्रू MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP स्कीम। इतनी बड़ी स्कीम है देखो अगर ये ऐसे लिख के आ गया ना तो ऐसे ही आप बता दो क्या मतलब कर क्या रही है स्कीम। अब देखो पढ़ते हैं इसको, एक सेंटेंस ही तो है, पढ़ते हैं। मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ MFP क्या था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो हनी वगैरह होगा जो कलेक्ट करते हैं, या फिर जो बैम्बू वगैरह या सीडलिंग्स कलेक्ट करते हैं, दैट इज MFP, है ना। उसकी हमको मार्केटिंग करनी है ना, थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट कहाँ से आता था, जैसे जो फार्मर प्रोड्यूस करता है ना, वो जब APMC में जाके बेचता है तो उसको सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है ना। ऐसा ही होता है, राइट। इस चेन को हमको डेवलप करना है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फार्मर अपना प्रोड्यूस करके APMC में ले जा रहा था, वैसे ही ये ट्राइबल्स जो हैं वो अपना MFP लेके जाएंगे सरकार के पास, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको MSP देगी उस पर, है ना, कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे उसको प्रोक्योर कर लेगी और फिर बाद में बेच देगी आगे, है ना। तो इस वैल्यू चेन को बेसिकली डेवलप करने के लिए ये स्कीम आया था, है ना। तो अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 14 नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। कौन कौन से हैं वो, तसर कुकून, एलिफेंट एप्पल ड्राई, बैम्बू शूट, मलकंगनी सीट, है ना, वाइल्ड ड्राई मशरूम, ये मेन है बेसिकली। इसके अलावा और भी 14 हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, सर फूट जाएगा अगर याद करने बैठोगे तो इसको इतना याद नहीं करना है, बस इसमें आपको याद रखो तसर कुकून, एलिफेंट एप्पल ड्राई, बम्बू शूट सॉरी बैम्बू शूट, मलकंगनी सीड, वाइल्ड ड्राई मशरूम, ये सब इसमें इंक्लूडेड है, करेक्ट। इट एम्स टू प्रोवाइड अ सोशल सेफ्टी नेट
टू दोज अंडर प्रिविलेज फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड टू एड इन देयर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो अंडर प्रिविलेज जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको ये बेसिकली एम्पावर करेगी और उसको प्रमोट करेगी। समझ में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम इसमें बात करें तो जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंट करने की, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज़ हैं। तो स्टेट जो है वो बेसिकली कुछ कुछ एजेंसीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, वो इसको इम्प्लीमेंट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बेसिकली जो MFP है वो MSP पे परचेज़ करें। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेज़ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजेंसीज़ के पास होगी, जो स्टेट असाइन करेगा। मतलब स्टेट कुछ कोई एजेंसी बनाएगा, उससे बोलेगा कि भाई इन ट्राइबल्स के थ्रू, इन ट्राइबल्स से आप ये ले लेना, इनका MFP ले लेना और उनको पैसे दे देना MSP वाले। ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके पास होगी, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज के पास। ठीक है, टू ascertain the market price, service of market correspondents would be available would be availed by designated agencies particularly for major markets to trading in MFP, है ना। तो मार्केट प्राइस को सर्टेन करने के लिए हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में उसका प्राइस कितना चल रहा है ना। तो इस टाइप से हम देख के बेसिकली ये हम वो करेंगे, बताएंगे। ठीक है, the scheme support primary value addition as well as provides for supply chain infrastructure like cold storage and warehouses, है ना। तो इसमें बेसिकली ये सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़, वेयर हाउसेज की फैसिलिटीज़, ये सब इसमें दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो होगी वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए स्कीम की। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको आइडेंटिफाई करेगी विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेड। तो जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये ध्यान रखना है आपको कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये आइडेंटिफाई कौन करेगा, ये MFP के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन बताएगा, कौन बताएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये डिसाइड करेगी ट्राइफेड के साथ। इसको उससे कंफ्यूज मत कर देना, जो MSP राइस और वीट के लिए मिलता है ना, उससे कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि उसको कौन करता है, उसको रिकमेंड करने वाला CCEA होता है ना। तो ये बेसिकली जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होती है वो उसको अप्रूव करती है, उसके MSP को, है ना। तो ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड के साथ मिल के हो रहा है ये काम। ठीक है, ये लोग मिल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब MFP होता क्या है, MFP डिफाइंड है क्या कहीं पे, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहीं डिफाइंड है। येस, ये डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो मिनिमम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेसिकली क्या बोलते हैं, डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जो प्लांट से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन्स, कुकून, हनी, वैक्सेस, लैग, तेंदू लीव्स, केंदू लीव्स, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स, जितना भी ऐसा प्लांट से मैटर ओरिजिनेट हो रहा है जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जितने भी, है ना, उनको हम MFP बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक्स में कि MFP है क्या और क्या ये डिफाइंड है। तो येस, ये डिफाइंड है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये डिफाइंड है। और क्या होता है ये, जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट ओरिजिन के, इंक्लूडिंग बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन्स, कुकून, हनी, वैक्सेस, और ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये आपको एक बार पढ़ लेना है ना। ये सब MFP में आते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहला जो न्यूज़ में था वो था डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, DAP 2020। तो क्या है ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, तो ये बेसिकली क्या है, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसको परचेज़ करने के लिए एक ऑर्डर बनाया गया है। ठीक है, ताकि उसका जो जो आर्मी में जो भी डिफेंस की गन्स वगैरह आती हैं या फिर कोई भी और टैंकर्स वगैरह आते हैं ना, उसका प्रोक्योरमेंट ईजी हो पाए, है ना, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। तो कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इनहैंस्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स फॉर कैपिटल प्रोक्योरमेंट टू सीनियर ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज। तो पहले क्या होता था कि वाइस चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज ही इन सबको अप्रूव कर पाता था। मान लो मेरे को टैंकर खरीदना है एक, है ना, जो वो तोपों वाला टैंकर होता है ना वो खरीदना है। ठीक है, तो ये वाइस चीफ जो था आर्म फोर्सेज का वो अप्रूव करता था। अभी क्या है, सीनियर जो ऑफिसर्स हैं जो वाइस चीफ के अंदर हैं उनको भी ये पावर दे दी गई है कि आप भी ये डिसीजंस जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस हैं वो ले सकते हो। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का। ठीक है, इसमें पहली बात तो डेलीगेशन जो है पावर की, ये जो डेलीगेट किया है इन्होंने पावर, अभी ये था ना सीनियर ऑफिसर्स को मिल गया है। इससे क्या होगा, जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्योंकि पहले देखो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें बहुत ही प्रोसेस होता है। पहले यहाँ से इस पर अप्रूवल लो, फिर और ऊपर जाएगा अप्रूवल, फिर और ऊपर जाएगा अप्रूवल। तो इसमें क्या है ना, बहुत डिले डिसीजन मेकिंग होती है ना। तो इसको हटाने के लिए इन्होंने अब सीनियर ऑफिसर्स को ही ये अथॉरिटी दे दी है कि आप ही कर सकते हो काम ये। ठीक है, द डैप कंटेन्स पॉलिसीज, इसमें है क्या, ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में है क्या, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स है, कैसे आप
प्रोक्योर कर सकते हो किसी आर्म्स को या एम्यूनेशंस को, ठीक है, फॉर प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन फ्रॉम द कैपिटल बजट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज आर्मी इंक्लूडिंग द कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो कैसे आप उसको प्रोक्योर कर सकते हो, उसके सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किस में डिफाइंड है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ हाईलाइट्स हैं इस प्रोसीजर के, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिजर्वेशन फॉर इंडिजीनियस फर्म्स, है ना। तो जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हैं, है ना, जो इंडिया की ऑलरेडी मेकिंग जो आर्म्स बनाती है ऑलरेडी फैक्ट्रीज, उसके लिए कुछ कंटेंट रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो इट डिफाइंस, इसमें डेफिनेशन दी गई है इंडियन वेंडर की। इंडियन वेंडर एज अ कंपनी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेजिडेंट इंडियंस सिटीजन्स, है ना, विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट अप टू द 49%, ठीक है। तो ऐसे इंडिजीनियस फर्म्स जो हैं उनकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि ये इंडिजीनियस फर्म्स कौन होंगे। वो वैसे फर्म्स होंगे जो बेसिकली जो इंडियंस कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें जो FDI जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है वो 49% से कम हो, ठीक है। तो इंडियन कंट्रोल कर रहा हो, 49% से कम FDI हो, उसको हम इंडिजीनियस फर्म्स हो सकते हैं, है ना। ग्लोबल जो न्यू बाय कैटेगरी है, इसमें क्या है, इसमें इंडिजनाइजेशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो मान लो अगर जैसे राफेल डील है ना, तो मान लो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आप किसी से डील कर रहे हो 1000 करोड़ की, है ना, 1000 करोड़ के प्रोक्योरमेंट की डील कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें से 500 करोड़ का जो सामान है ना, वो इंडिया में ही बनना चाहिए, समझ में आ रहा है। इंडिजनाइजेशन होना चाहिए उसमें, उसमें 500 करोड़ का इंडियन आइटम इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो indigenization of at least 50% of the overall contract value of foreign purchase bought with the intention of subsequently bidding it in India with technology transfer, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, मान लो जैसे इंडिया ने राफेल जेट्स को प्रोक्योर किया फ्रांस से, है ना, तो जो भी ऑर्डर का वैल्यू है उसमें से, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, 50% जो है वो फ्रांस वापस इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। इसको ऑफसेट क्लॉज बोलते हैं बेसिकली, ये जो बता रहा हूँ मैं इसको ऑफसेट क्लॉज बोलते हैं कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका कुछ परसेंट आप इंडिया में री इन्वेस्ट करोगे। बट ये कॉन्ट्रैक्ट है वो ये चीज़ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो 1000 करोड़ का मान लो अगर आपको डील हुआ है, तो 500 करोड़ का जो आप कंटेंट बनाओगे, 500 करोड़ का जो आप इक्विपमेंट बनाओगे वो इंडिया के अंदर बनाओगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे ताकि हमारी भी फैक्ट्रीज ग्रो कर पाएँ, समझ में आ रहा है, ये मतलब है इसका, ठीक है। और वो ऑफसेट क्लॉज तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑफसेट क्लॉज क्या होता है कि जैसे आप रशिया के, मान लो इंडिया ने रशिया के साथ डील किया है ना, राफेल का डील किया कि भाई हम आपसे जेट्स प्रोक्योर करेंगे, है ना, फ्रांस के साथ, लेट से, ठीक है। तो इसका मान लो डील का प्राइस था 100,000 करोड़, लेट से। तो इसमें से कुछ कंडीशन होती है कि फ्रांस जो है इन 1000 करोड़ में से लेट से 200 करोड़ जो है वो इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और री इन्वेस्ट करेगा, इस टाइप से क्लॉज रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफसेट क्लॉज, ठीक है, ये है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंटेंट यूज़ होना चाहिए, इंडिया में बना हुआ सामान, मेक इन इंडिया, है ना। तो ये सब इसमें था। फिर और क्या था, इसमें था एक इम्पोर्ट का एम्बार्गो लिस्ट जो है उसको बेसिकली इन्हांस किया गया है। अभी क्या होता है, इसी में क्वेश्चन बन सकता है, एम्बार्गो क्या होता है, व्हाट इज़ एन एम्बार्गो। एम्बार्गो बेसिकली क्या होता है, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर होता है जिसके थ्रू वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से जो इम्पोर्ट आता है ना उसको रेस्ट्रिक्ट करती है। तो जैसे मान लो कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोले कि भाई हम चाइना से टॉयज़ का इम्पोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो बोले कि टॉयज़ का इम्पोर्ट हम अलाउ नहीं करेंगे, तो टॉयज़ जो है वो एम्बार्गो लिस्ट में चला जाएगा। मतलब कि स्पेसिफिक कंट्री से, है ना, जो ट्रेड है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एन एम्बार्गो इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्डर दैट रेस्ट्रिक्ट्स कॉमर्स विद अ स्पेसिफाइड कंट्री और द एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो कुछ स्पेसिफिक गुड्स का जो एक्सचेंज है वो रोक देती है, तो कुछ कुछ आइटम्स का जैसे जो वो रोक देती है, बैन कर देती है, तो वो एम्बार्गो लिस्ट में जाता है ना। तो इसमें ऑलरेडी जो है वो 101 आइटम्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डिफाइन करी हुई है इस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में, जो एम्बार्गो लिस्ट में है ना। तो आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते वो चीज़, वो आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। ऑफसेट लाइबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया क्या था ऑफसेट लाइबिलिटी, अभी मैंने बताया ना ऑफसेट क्लॉज आपको। ऑफसेट क्लॉज क्या होता है कि इट रिक्वायर्स अ फॉरेन वेंडर टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया। तो अगर 1000 करोड़ की डील है तो उसमें से होगा कि भाई 200 करोड़ आप इंडिया में री इन्वेस्ट करोगे, दैट इज़ एन ऑफसेट क्लॉज, है ना। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू हैव एन ऑफसेट क्लॉज इन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डिफेंस का जो प्रोक्योरमेंट होगा, जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट होगा उसमें ये ऑफसेट क्लॉज को हटा दिया गया है। मतलब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने मान लो टैंकर किसी से ख़रीदा 100 करोड़ का, तो उस कंपनी से मैं कहूँ कि आप 20 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करोगे, तो ऐसा मैं नहीं करूँगा डिफेंस के केस में। तो ये आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये जो ऑफसेट क्लॉज है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हटा दिया गया है, ठीक है। इफ़ द डील इज़ डन थ्रू इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, अगर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, गवर्नमेंट आपस में डायरेक्ट डील कर रही है, तो ऐसा कोई ऑफसेट क्लॉज डिफेंस इक्विपमेंट्स पे नहीं लगेगा, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करते हैं। ठीक है, क्या है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? अभी हमने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर देखे थे, अभी ये क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। तो डिफेंस के इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए, मतलब प्रोक्योर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए उसके लिए कोई काउंसिल बनी है ना। इसको चेयर कौन करते हैं? इसको चेयर करता है डिफेंस मिनिस्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको चेयर कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। चेयर क्यों बनाई गई? वॉट वाई वॉज देयर अ नीड? बिकॉज टू काउंटर द करप्शन एंड स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग इन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, है ना। तो जो मिलिट्री के आर्म्स वगैरह या टैंकर्स वगैरह प्रोक्योर होते हैं, उसको मतलब उसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, यहाँ से डिसीजन आता है, यहाँ से डिसीजन आता है, तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ही डिलेड होती है ना। तो उसको स्पीड अप करने के लिए, है ना, उसको स्पीड अप करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इसको स्पीड अप करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लाई है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा कि हम करप्शन को काउंटर करेंगे और जो डिसीजन मेकिंग है उसको हम स्पीड अप करेंगे। ठीक है, एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट होगा ऑफ अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट आर्म्स फॉर द आर्म फोर्सेस। ठीक है, फंक्शन क्या करेगी? नाम से ही पता चल रहा है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को एक्वायर करेगी, है ना। तो बेसिकली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव पॉलिसी गाइडलाइंस टू एक्विजिशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान, है ना, टू क्लियर ऑल एक्यूजेशंस, which includes both imported and those produced indigenously or under a foreign license। ठीक है, तो बाहर से मान लो जब कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो उसका आप लाइसेंस लेते हो, है ना। तो उसके थ्रू जितना भी सामान बन रहा है या कोई इंपोर्ट हो रहा है, उन सब का पॉलिसी गाइडलाइन कौन बनाएगा? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वन रैंक वन पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। बहुत न्यूज़ में था, पहले भी न्यूज़ में था, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो वन रैंक वन पेंशन क्या है कि एक रैंक पे जो हैं, एक रैंक पे जितने लोग हैं उनको सेम पेंशन मिलेगा। नाम से पता चल रहा है ना, जितने भी एक रैंक पे लोग हैं, जितने भी एक रैंक पे लोग हैं, डेस्पाइट ऑफ उन्होंने कब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है, उनको पेंशन सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि यूनिफॉर्म पेंशन मिलेगा और वो पेंशन किस पे बेस्ड होगा? रैंक पे और जितना उन्होंने टर्म ऑफ सर्विस किया है, जितना लेंथ ऑफ सर्विस है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि डेट ऑफ रिटायरमेंट पे। ठीक है, हर 5 साल में हम इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, आर्मी आर्म्ड फोर्स पर्सनल जो हैं, जो 30 जून 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो 2014 के बाद वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया? तो ये आपको याद रखना है, कौन सी कमेटी, जैसे मैंने कौन सी कमेटी के थ्रू इसको रिकमेंड किया गया है? कोशियारी कमेटी। ठीक है, तो ये कोशियारी कमेटी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन? नाम से पता करते हैं। नवल मतलब कुछ मैरीटाइम से रिलेटेड होगा, है ना। इंडिजिनाइजेशन मतलब इंडिया में कोई चीज़ बनानी है ना। तो इंडिया में कोई मैरीटाइम मतलब शिप्स वगैरह के इनोवेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, मेरे को भी नहीं पता क्या है, बट देखते हैं आगे क्या है। तो ये बेसिकली ये 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करेगी ये बेसिकली नवल टेक्नोलॉजी एक्रेडिटेशन काउंसिल है। इट विल ब्रिंग टुगेदर द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ इनोवेशन and indigenization and provide apex level directives. A working group under the NTAC will implement the projects। अच्छा, तो बेसिकली क्या नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है? इंडिजनाइजेशन को हम प्रमोट करेंगे, है ना, और इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन को हम प्रमोट करेंगे मैरीटाइम सेक्टर में, है ना। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्रेडिटेशन सेल के बारे में बात करते हैं। इसी चीज़ में इसको बेसिकली क्रिएट किया गया है फॉर इंडक्शन ऑफ एमर्जिंग डिस्ट्रप्टेड टेक्नोलॉजी इन एन एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम। तो इसी के अंडर जो ये NIIO की हम बात कर रहे हैं, इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्रेडिटेशन सेल बना है ना, फॉर क्रिएशन ऑफ इंडक्शन ऑफ जो भी टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही हैं, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सेल बना है ना, ताकि वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया में भी अवेलेबल हो पाएँ। The NIIO puts place dedicated structures for end users to interact with academia, industry towards fostering innovation, indigenization for self-reliance in defense in keeping with the vision of आत्मनिर्भर। तो ये डिफेंस में बेसिकली डिफेंस में इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और इंडिजनाइजेशन बढ़ाने के लिए ये है नवल, क्या कहाँ गया, नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए है? डिफेंस के स्पेस में जो हमारी जो नवल डिफेंस हमारा है ना, उसमें इंडिजनाइजेशन और इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल, जो ई कॉमर्स रूल नए आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई कॉमर्स रूल जो नए आए हैं 2020 वाले, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू होते हैं उसको ये कंट्रोल करेगा। पहली बात है ना, ई कॉमर्स है तो हम पता ही चल गया, जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, है ना, दीज आर ऑल डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, राइट।
तो इसको बेसिकली क्या करेगा, इसको बेसिकली ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब ई कॉमर्स जो मॉडल है वो 2 टाइप के होते हैं, पहला है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। तो एक एक करके मैं समझाता हूँ क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है। 2 टाइप के ई कॉमर्स मॉडल होते हैं, मार्केट प्लेस मॉडल एंड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। तो पहला हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट क्या है, व्हाट इज़ फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, मान लो आपकी शॉप है, मेरी शॉप है, और 4-5 लोगों की शॉप है, हम लोग वहाँ जाके फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर देते हैं कि मेरे पास ये आइटम है, मेरे पास ये आइटम है ना, और फिर लोग कस्टमर यहाँ से ऑर्डर करते हैं। तो फ्लिपकार्ट बेसिकली क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, है ना, और बायर्स हैं, वो आके आपस में एक मिल रहे हैं, है ना। और इन्वेंट्री इसमें किसके पास है, इन्वेंट्री इनके पास ही है, जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास ही इन्वेंट्री है। फ्लिपकार्ट की कोई पर्सनल इन्वेंट्री नहीं है इस चीज़ में, है ना। वो बस एक मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, वो बस एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, जिसमें इन्वेंट्री जो ई कॉमर्स कंपनी है वो इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करती है, राइट। वो बस एक वो बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगेन अमेजॉन ऑल्सो कम्स इन दिस, ठीक है। अमेजॉन ऑल्सो कम्स इन मार्केट प्लेस मॉडल, बट अगर आप अमेजॉन को थोड़ा डीपली एनालाइज करोगे तो अमेजॉन इज़ ऑल्सो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, क्योंकि अमेजॉन का खुद का भी एक क्लाउड है, अमेजॉन क्लाउड करके कोई उनका इन्वेंट्री चलता है, ठीक है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ व्हाट इज़ इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होता है, जिसमें जो कंपनी बेच रही है, जो ई कॉमर्स कंपनी बेच रही है, वो इन्वेंट्री भी खुद ही ओन करती है, ठीक है। दैट इज़ इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो जैसे कोई भी कंपनी मान लो जो जिसकी वेबसाइट है वो ई कॉमर्स बेच रही है ना। जैसे मान लो आप कल को एक कॉस्मेटिक कंपनी खोलते हो ना, उसकी वेबसाइट बनाते हो, उसके थ्रू आप बेच रहे हो, ठीक है। उसके थ्रू आप बेच रहे हो तो इन्वेंट्री भी आपके पास ही है ना, इन्वेंट्री कोई थर्ड पार्टी के पास थोड़ी है, इन्वेंट्री भी आपके पास ही है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, है ना। तो जैसे जितने भी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, जैसे कामा आयुर्वेदा, है ना, वाओ स्किन केयर, तो इन सब की इन्वेंट्री इनके पास ही रहती है। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी इनको इन्वेंट्री देता है ना, इनकी खुद की इन्वेंट्री रहती है और ये खुद के प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं, ठीक है। तो जब आप रेगुलर साइट पे जाके इनकी परचेज करते हो, ठीक है, फॉरेस्ट एसेंशियल्स वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, क्योंकि इन्वेंट्री जो ओन कर रहा है, जो कंपनी बेच रही है, वही इन्वेंट्री भी उसकी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। तो ई कॉमर्स जो रूल्स आए हैं, इसमें ये बोला गया कि सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बीइंग सोल्ड इंक्लूडिंग देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए जहाँ से यूज़र परचेज कर रहा है ना। इसको किसके अंडर नोटिफाई किया गया है, इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर इसको नोटिफाई किया गया है। और ये जो रूल्स हैं वो मैंडेटरी हैं, ध्यान रखना, एडवाइजरी नहीं है, ये रूल्स मैंडेटरी हैं, आपको फॉलो करनी ही हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो केस हो जाएगा, ठीक है। जो भी रूल्स ऑफ ओरिजिन है, रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब कहाँ से प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो और आप अपना ब्रांड बना के यहाँ पे बेच रहे हो, तो आपका जो ओरिजिन कंट्री है दैट इज़ चाइना एंड नॉट इंडिया, राइट। तो आपको उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाहर के बैंड होते हैं इंडिया में, है ना, तो उसमें आपको रूल्स ऑफ ओरिजिन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा कि कहाँ से प्रोडक्ट एक्चुअली ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। आपको प्राइसेस डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिटेल्स डिस्प्ले करने पड़ेंगे, जैसे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किए हैं आपने, है ना। ज़रूरी नहीं कंसंट्रेशन में बताओ, बट नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स मेंशन होने चाहिए, है ना। प्राइजेस को मैनिपुलेट आपको नहीं करना है, कैंसिलेशन नहीं करना है, ठीक है। और ये सब जो पेमेंट मेथड्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होनी चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये हमारे हैं ई कॉमर्स रूल्स, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। तो आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पहला स्कीम आता है वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। कितना बचा है देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको कल से पढ़ते हैं, है ना, नहीं तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।